क्यों इस आदमी को नॉर्थ ईस्ट का मोदी कहा जाता है? कैसे आज इस नेता की वजह से नॉर्थ ईस्ट के 7 में से 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार है? क्यों इस नेता को पूर्वोत्तर में बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है? कैसे यह नेता आज देश के लोकप्रिय नेताओं में शुमार हो गया? और क्या कारण है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक यह नेता आज बीजेपी का बड़ा नेता बन गया? और क्यों इस नेता पर एक वक्त भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे? हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हेमंत बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को एक बेहद सामान्य परिवार में गांधी बस्ती उलूहारी गुवाहाटी में हुआ था। वे एक असमीय ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हेमंत बिस्वा के पिता कैलाश नाथ शर्मा एक प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं और माता मृणाली देवी साहित्य सभा से जुड़ी हुई है। उनके परिवार में किसी का भी राजनीति से लेना देना नहीं रहा। शर्मा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुवाहाटी कामरूप एकेडमी स्कूल से की है। बात साल 1979 से 80 के दौर की है, जब असम आंदोलन अपने चरम पर था। उस समय हेमंत स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान राज्य में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ आसू यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में असम आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन से वह छात्र राजनीति की तरफ आकर्षित हुए और आसू में शामिल हो गए। इसी तरह हेमंत की मुलाकात प्रफुल्ल कुमार और भृगु कुमार से हुई। ये दोनों नेता उस दौरान आसाम में बढ़ रहे अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों को लेकर चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। इनके साथ गली मोहल्लों की चौपाल से लेकर मंच तक की व्यवस्थाओं में कई लोग लगे हुए थे और इसमें एक 10 साल का लड़का भी शामिल था। इतने छोटे बालक को इतना आगे देखकर लोग आश्चर्य करते थे। उस वक्त हेमंत असम की राजनीति के वंडर बॉय थे, जो महज 10 साल की उम्र में ही इन दो दिग्गज नेताओं के साथ राजनीति में शामिल हो चुके थे। आसू में रहते समय हेमंत प्रेस के लिए प्रेस विज्ञप्ति और सामग्री ले जाने का काम किया करते थे। उनके काम से प्रभावित होकर कुछ साल बाद आसू ने उन्हें गुवाहाटी इकाई का महासचिव बना दिया। इसके बाद हेमंत ने ग्रेजुएशन करने के लिए कॉटन कॉलेज गुवाहाटी में दाखिला लिया। कॉटन कॉलेज का आदर्श वाक्य है अप्रमतेन वेद्यवयम। यह कठोपनिषद की सूक्ति है, जिसका अर्थ है एकाग्र चित्त होकर अपने टारगेट को हिट करो। अब इसे इत्तेफाक कहो या सच, मगर इस एक लाइन से आप हेमंत का पॉलिटिकल करियर परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि उनका हर एक कदम उनको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा रहा था। वैसे इस कॉलेज का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है। आज की तारीख में असम के 15 में से 7 मुख्यमंत्री कॉटन कॉलेज से ही आए हैं। 1992 में इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। इस दौरान वो लगातार 3 बार कॉटन कॉलेज यूनियन सोसाइटी के महासचिव भी चुने गए। हेमंत ने इस कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी लॉ कॉलेज से LLB की। बाद में राजनीति में रहते हुए उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री प्राप्त की। हेमंत कॉलेज के दिनों में भी एक प्रखर वक्ता रहे। वो एक अच्छे संगठन और रणनीतिकार हैं। योजना बनाने के बाद उसे जमीन पर उतारने की रणनीति उन्हें बखूबी आती है। वो अपने कॉलेज के छात्र नेता के रूप में भी काफी लोकप्रिय रहे। इसी बीच उन्होंने 1994 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हालांकि हितेश्वर साइकिया, जो असम के मुख्यमंत्री थे, उनके घर हेमंत का आना जाना शुरू से ही था। उस समय हेमंत को छात्र और युवा कल्याण के लिए बनी राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में हितेश्वर की मदद से सदस्य सचिव बनाया गया। यहीं से हेमंत का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। उनकी सक्रियता और कर्मठता को हितेंद्र साइकिया ने परख लिया था। उसी की बदौलत उन्हें पहली बार कांग्रेस ने 1996 में जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से खड़ा किया, लेकिन इस सीट पर उनके सामने खड़े थे असम गण परिषद के नेता भृगु फुकरजी। जी हाँ, ये वही भृगु फुकरजी थे जिनके साथ हेमंत 10 साल की उम्र में घुमा करते थे, जिन्होंने हेमंत को स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दिनों में सियासी पारी खेलना सिखाया था। हेमंत ने अपना पहला चुनाव अपने ही गुरु के सामने लड़ा। हालांकि इस चुनाव में हेमंत की हार हुई, लेकिन इस हार के बाद मिली एक सलाह ने हेमंत का जीवन बदल दिया। दरअसल उनको तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने एक मुलाकात में कहा था कि कैंडिडेट हार भले ही जाए, लेकिन उसे अपनी सीट छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यह सलाह हेमंत के लिए सफलता का मंत्र साबित हुई। हेमंत ने जालुकबारी को नहीं छोड़ा। अगले 5 साल तक गली गली जाकर लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी हर तरह से मदद की। उन्होंने जनसंपर्क का कॉटन कॉलेज का वही तरीका अपनाया और लोगों से जुड़ते चले गए। 2001 में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ। फिर से भृगु कुमार, फिर से हेमंत शर्मा और फिर से वही चुनावी मैदान जालुकबारी, लेकिन इस बार नतीजा उलट था। भृगु फुकर इस बार NCP के टिकट पर मैदान में थे, लेकिन इस बार हेमंत राजनीति के लिए नए नहीं थे। चुनाव में जालुकबारी सीट से हेमंत जीत गए। उन्होंने भृगु फुकर जैसे दिग्गज नेता को हरा दिया। इसके बाद हेमंत को असम की राजनीति में एक नई पहचान मिली। शुरू में हेमंत को कृषि एवं योजना विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन 2006 में उन्हें स्वास्थ्य और वित्त जैसे कई बड़े मंत्रालयों की जवाबदारी मिल गई। अब वे धीरे धीरे राज्य में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बाद नंबर 2 की हैसियत में आ गए। राज्य में सक्रिय विद्रोही संगठन को नियंत्रण करने से लेकर अवैध नागरिकों से जुड़े बड़े से बड़े मुद्दों पर हेमंत की राय जरूर मांगी जाती थी।
वे अपने काम से गोगोई के सबसे खास बन गए थे। गोगोई ने उन्हें अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता दिखाने का स्वतंत्र अवसर दिया। फिर चाहे हग्रामा मोहिलारी की वुडलैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी को सरकार का साझेदार बनाने की बात हो या अन्य कोई राजनीतिक निर्णय, हेमंत हर जगह मौजूद होते थे। वो एक तरह से असम के शेडो सीएम बन गए थे और वह ये उम्मीद करने लगे थे कि तरुण गोगोई के राजनीति से रिटायरमेंट के बाद उन्हें सीएम की कुर्सी सौंपी जाएगी। फिर 2011 में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की जीत हुई और तरुण गोगोई सीएम बने। इस जीत का बड़ा श्रेय हेमंता बिस्वा को जाता है, क्योंकि इस दौरान चुनाव के प्रचार और गठबंधन की जिम्मेदारी पूरी तरह से हेमंत के पास थी। इस बार भी हेमंता को एक महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया, उन्हें शिक्षा मंत्री की जवाबदारी संभालने को मिली। लेकिन इस बार हेमंत बिस्वा और तरुण गोगोई के बीच राजनीतिक समीकरण कुछ बिगड़ने लगे। इसी दौरान एक चर्चा और थी, और वो ये कि सीएम तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को राजनीति में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, लेकिन जब पिता का निर्देश मिला तो उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली और राजनीति में एंट्री की। 2012 से 2013 में उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में देखा जाने लगा। उधर राहुल गांधी का भी अमेरिका से लौटे गौरव गोगोई के प्रति झुकाव था। इन सब के बीच हेमंत खुद को साइडलाइन महसूस करने लगे। इसी दौरान उनका दिल्ली में आना जाना हुआ। वो विधायकों की लामबंदी करने लगे और कहने लगे कि आसाम की राजनीति में तरुण गोगोई की पकड़ ढीली पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस का आलाकमान उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में हेमंत का मन कांग्रेस से उखड़ने लगा। यहाँ पर हेमंत पार्टी छोड़ने की बात रखते हैं और यहीं से पार्टी में हड़कंप मचना शुरू हो जाता है। पार्टी के कुछ बड़े लीडर जैसे गुलाम नबी आजाद इस टेंस सिचुएशन से बड़े ही अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हेमंत इस वक्त पर पॉलिटिक्स छोड़ते तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की स्थिति खराब हो सकती थी। इस मामले में गुलाम नबी आजाद नोटेबली इंटरवीन करते हैं और राहुल गांधी के पास हेमंत का मैसेज भी लेकर जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी हेमंत के राजनीतिक प्रभाव को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उन्हें साइडलाइन कर देते हैं। गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो इस मैटर को राहुल गांधी से डिस्कस करने गए तो राहुल गांधी ने गुस्से में कहा कि जाने दो हेमंता को आरएसएस में। इससे हेमंता तो नाराज हुए ही, साथ ही गुलाम नबी आजाद भी उनके केयरलेस एटीट्यूड से बड़ा नाराज हुए। इसी क्रम में फिर चर्चा और आगे बढ़ती है और फिर होता है द फेमस डॉग इंसिडेंट। राहुल गांधी हेमंता और कुछ दूसरे लीडर्स को अपने घर पर इनवाइट करते हैं, जिसमें वो इस कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करना चाहते थे। हेमंत उनके घर पहुंचते हैं, जहां उनके लिए चाय और बिस्किट सर्व किए गए, और जिस ट्रे में यह बिस्किट रखे गए थे उसी ट्रे के पास राहुल गांधी का डॉग आ गया और उसी ट्रे से बिस्किट खाने लग गया। राहुल भी इस बात पर हंसने लगे। हेमंता ने बताया कि जो दूसरे लीडर्स उस रूम में मौजूद थे वो उसी प्लेट से बिस्किट खाते रहे, और यही वो पल था जहां उन्होंने तय कर लिया कि वो ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे जहां उन्हें इस तरह से ट्रीट किया जाए। यही हेमंत के लिए ब्रेक थ्रू मोमेंट बन गया और यहीं से उन्होंने बीजेपी के साथ जुड़ने की बात को महत्व देना शुरू कर दिया। और आखिर में 2 साल तक चली खींचतान के बाद, लगभग 22 साल कांग्रेस में रहने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी और हेमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और अगस्त 2015 में उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर 10 विधायकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली। हेमंत के बगावती तेवर ने असम में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया और फिर वहां पर कांग्रेस कभी दोबारा पावर में नहीं आ सकी। कहा जाता है कि हेमंत को बीजेपी में लाने वाले नेता राम माधव है, लेकिन द कैरेबियन मैगजीन के मुताबिक असल में वो शख्स सिद्धार्थ भट्टाचार्य थे। दरअसल 2014 से 2015 तक जब राम माधव दबे असम के प्रभारी थे, राम माधव ने हेमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी में लाने की जिम्मेदारी सिद्धार्थ भट्टाचार्य को दी थी। सिद्धार्थ ने हेमंत से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्हें अंदाजा हुआ कि हेमंत कांग्रेस पार्टी में खुश नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच था कि वो बीजेपी में अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। सिद्धार्थ ने बताया कि कुछ देर की बातचीत में ही मैं समझ गया था कि शर्मा एक बुद्धिमान व्यक्ति है और अति महत्वाकांक्षी भी। उनके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समर्थन भी है। ये सारी बात उनके पक्ष में थी। इन्हीं वजहों से बीजेपी हेमंत को हर हाल में पार्टी में लाना चाहती थी। जुलाई 2015 में सिद्धार्थ हेमंत को दिल्ली लेकर आए। यह तय था कि वहां जाकर हेमंत बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हेमंत की तरफ से इस बात को किसी ने रिवील कर दिया और यह बात गुवाहाटी में बैठे सर्बानंद सोनोवाल के पास पहुंच गई। बता दें कि उस दौरान सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के एक जाने माने नेता थे और नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्री भी। सोनोवाल नहीं चाहते थे कि हेमंत बीजेपी में शामिल हो। उन्हें डर था कि हेमंत उनकी जगह ले सकते हैं। इसी डर के तहत सोनोवाल ने किरण रिजिजू के साथ आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनोवाल ने हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम लेकर लुइस बर्जर स्कैम को लेकर गंभीर आरोप लगाया। यह स्कैम एक ऐसा केस था जिसमें कथित तौर पर अमेरिका की एक कंपनी ने भारत में अपने प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए कई नेताओं को घूस दिया था।
गोवा और असम में वाटर प्रोजेक्ट के सिलसिले में इस घूस को दिए जाने के इल्जाम सामने आए थे और इसी के साथ हेमंत का बीजेपी में आना टल गया। अब हेमंत के लिए स्थिति नाजुक हो चुकी थी। वो कांग्रेस से करीब करीब पल्ला झाड़ चुके थे और बीजेपी में आने से पहले ही विवाद हो गया था। उनकी न घर के न घाट के जैसी स्थिति हो गई। कुछ दिनों बाद हेमंत और सिद्धार्थ अमित शाह से मिलने गए, जो उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे। अमित शाह ने सोनवाल के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को उनकी भूल बताया और हेमंता को पूरा आश्वासन दिया, जिसके बाद हेमंत ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब हेमंत बीजेपी का दामन थाम कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। हालांकि हेमंता के बीजेपी में आने के बाद उनकी सर्बानंद सोनवाल से अच्छी जमने लगी। जहां सोनवाल को एक कुशल मैनेजमेंट वाले की जरूरत थी, तो वहीं हेमंता कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में आए थे, इसलिए उन्हें सोनवाल की जरूरत थी। दोनों एक दूसरे के साथ हो लिए, लेकिन फिर भी हेमंत का बीजेपी में आना बहुत से नेताओं को पसंद नहीं आया। नेताओं के बीच एक चर्चित बात यह थी कि असम में रावण अपने 10 सर के साथ आ गया है। यह हेमंत और उनके 10 विधायकों के लिए कहा जा रहा था। लेकिन हेमंत ने बीजेपी के इस अंदरूनी असंतोष को अपने मैनेजमेंट और पर्सनल लेवल पर उनके जो संबंध रहे हैं उनके दम पर मैनेज किया। बीजेपी ने हेमंत पर विश्वास कर साल 2016 में होने वाले चुनाव के लिए उन्हें पार्टी का संयोजक बनाया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर का असर तो था ही, लेकिन असल में असम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे हेमंत की अहम भूमिका भी थी। दरअसल अपने 10 विधायकों के साथ हेमंत के बीजेपी में शामिल हो जाने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर पड़ गया था और यही कारण था कि 2011 के विधानसभा चुनाव में 5 विधायकों वाली बीजेपी ने 2016 में 60 सीटें जीती और बीजेपी गठबंधन को 86 सीटों पर जीत मिली और असम में पहली बार 2016 में ही बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन तब शर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनकी जगह सर्बानंद सोनवाल सरकार का चेहरा बने। सोनवाल भी शर्मा की तरह ही नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में रह चुके थे, लेकिन सोनवाल सरकार की ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा खींचकर शर्मा ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दिया। देखिए, असम में बीजेपी की शानदार जीत से उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को इस बात का एहसास हो गया कि हेमंत भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान को पूर्वोत्तर राज्यों में सफल बना सकते हैं। इसी मिशन के तहत 24 मई 2016 को नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नेरा का गठन हुआ और इसी के साथ शर्मा को नेरा का संयोजक बनाया गया और इसी के साथ हेमंत बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर विजय की यात्रा पर निकल पड़े और एक के बाद एक आज वो पूर्वोत्तर में बीजेपी का राज कायम करते जा रहे हैं। नेरा के जरिए हेमंत को असम से बाहर अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर मिला। इस कांग्रेस निरपेक्ष गठबंधन में उन पार्टियों को शामिल किया गया जो एनडीए में शामिल हुए बिना केंद्र सरकार और बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। नेरा ने बीजेपी के साथ कांग्रेस मुक्त अभियान को भी बल दिया। हेमंत को बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में संकट मोचक कहा जाने लगा क्योंकि वो कड़ी मेहनत के साथ इन प्रदेशों के जटिल मुद्दों की समझ रखते हैं और उसी के अनुसार जबरदस्त रणनीतियां बनाकर काम करते हैं। हेमंत के शानदार प्रदर्शन के दम पर ही बीजेपी ने 2021 में असम विधानसभा में जीत हासिल की और 10 मई 2021 को वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि पूर्वोत्तर की राजनीति की नब्ज अब उनकी पकड़ में आ चुकी है। देखिए, ये बड़ी रोचक बात है कि कांग्रेस उन्हें राजनीति में लेकर आई और वहीं पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जोड़ तोड़ और जुगाड़ की राजनीति का प्रशिक्षण लिया, लेकिन अब वो पूर्वोत्तर में कांग्रेस का ही बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनके इस अंदाज से यह भी पता चलता है कि वक्त चाहे अब का हो या 90s का, चाहे कॉलेज की पॉलिटिक्स हो या सेंटर की, हेमंत के तेवर हमेशा बागी रहे हैं। आज हेमंत पूर्वोत्तर में कांग्रेस का सफाया कर रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के लिए एक तरह से संकट मोचक की भूमिका में रहे हैं। बहरहाल, एक समय कांग्रेस में मुख्यमंत्री के बाएं हाथ कहे जाने वाले शर्मा का बीजेपी में कितना बड़ा कद हो गया है, इसका प्रमाण बीजेपी में आने के बाद उनके द्वारा दिए गए भाषणों में ढूंढा जा सकता है। उनके रूप में बीजेपी को पहली बार पूर्वोत्तर से कोई स्टार कैंपेनर मिला है जिसके प्रचार के लिए देश भर में डिमांड है। मीडिया शर्मा को बीजेपी का चाणक्य और किंग मेकर जैसे उपनाम देता रहा है। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शुमार हो चुके हैं। अब भविष्य में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है और उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये सब कुछ अब आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।